भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले युवाओं को प्रशिक्षित से प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं का मार्गदर्शन किया। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई है। अभी मैं राहुल जी से बात कर रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि ये जो बच्चे हैं ये सारे देश से आते हैं, तो बहुत ही बधाई के पात्र आप हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते हैं। हम जानते हैं कि जो छात्र संसद जो होती है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, एंड आई नो द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स of discipline, tolerance of the views of others, and to enable the students to grow, learn and develop. Kudos to you, Adarniya Vishwanath Ji Karad and Dr. Rahul Karad, to be organizing this for 12 years now. This is your 12th edition. I congratulate you. Uniform Civil Code, an idea whose time has come. I was listening to the minister earlier and he was saying that you need to be careful of what you say. I don't think so. I am going to say what I feel is right. India is a socialist, secular and a democratic republic. Diversity is the essence of India. Right from school days, we have been taught that India's strength is unity in our diversity. This is provided to us by our constitution and one criminal law that is uniformly applicable to all its citizens. Therefore, it is but logical to argue that a uniform civil code will strengthen the unity of our country while respecting the diversity of our country. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of the civilization. Mahatma Gandhi. नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो. I will first like to go to the origins of the UCC. कॉलोनियल टाइम्स के समय से, ब्रिटिश राज के समय से 1835 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई थी. इसमें एक रिपोर्ट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने जिसमें उन्होंने स्ट्रेस किया था कि लॉ की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोडिफिकेशन होनी चाहिए इंडियन लॉज की, क्राइम को लेकर, एविडेंस को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, लेकिन पर्सनल लॉज को हमें नहीं छूना चाहिए. ये 1835 की बात बता रही हूँ. उसके बाद धीरे धीरे जब लेजिस्लेशन पर्सनल इश्यूज को लेकर बढ़ने लगे तो 1941 में डॉक्टर BN राव की एक कमेटी बनाई गई और उनसे पूछा गया और उनसे कहा गया कि वे रिपोर्ट करें कि हमें अपने लॉज को किस तरह से देखना चाहिए. उस कमेटी ने रिकमेंड किया a codified Hindu law which will give women equal rights. This came for discussion again in 1951, and in 1956 Hindu Succession Act was adopted to amend and codify law relating to interstate or unwilled succession among Hindus, Buddhists, Jains and Sikh. लेकिन अभी भी पर्सनल लॉज क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के और पारसीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया. डॉक्टर BR अम्बेडकर बड़े प्रोग्रेसिव थे और वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, इनैक्ट हो और लगे. उन्होंने 2 दिसंबर 1948 को कहा
And please listen to what he has to say. What a leader, what a progressive thought. I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon this field. What are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is full of inequality, discrimination, and other things which conflict with our फंडामेंटल राइट्स, ये बाबा अंबेडकर ने कहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस बात को दोहराया और कहा, समान नागरिक संहिता एक देश, एक विधान और एक निशान की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। आज़ादी के बाद ही इंसिस्टेड ऑन द यूसीसी और कहा कि एक देश में दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत के संविधान का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त भी संविधान के निर्माताओं के मन में ये बात अवश्य थी कि सभी धर्मों को एक पंक्ति पे लाकर खड़ा करना चाहिए और किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ या कानून का नहीं, एक कानून होना चाहिए इस भारत में और सभी धर्मों को उसी कानून के माध्यम से संचालित होना चाहिए। उस कानून का नाम दिए जाने का जो प्रावधान उनके समक्ष था, उसका नाम था समान नागरिक संहिता। लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में ये भी था कि अगर अभी समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं धार्मिक विभाजन की जो प्रक्रिया पहले से चल रही है, उस प्रक्रिया को ज़्यादा गति ना मिल जाए और कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया के कारण भारत का भौगोलिक ढांचा फिर से ना बदल जाए। इसलिए उस वक्त जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इस कानून को अनुच्छेद 44 में डाला। व्हाट इज अनुच्छेद 44? आर्टिकल 44 क्या है? इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो उसमें डाला गया और उस वक्त भी एक छोटा सा प्रयास हुआ, लेकिन हम उस वक्त सफल नहीं हुए। यूसीसी क्या है? यूसीसी कॉल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया which would be applicable to all religions, communities in matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption. Honorable Supreme Court and Honorable High Courts have also at many times told the government to enact UCC. It should be brought into the country. But if we look at various cases, in 1951 नरसुअप्पा माली केस में एक डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 13(1) जो है वो कहता है, वो आर्टिकल कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती थी उनको हम वॉइड मानेंगे, उन्हें हम नहीं मानेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि 13(1) आर्टिकल 13(1) में हम पर्सनल लॉज को नहीं रखेंगे, उनको उसमें नहीं रखा जाएगा। और ये पहला रोड़ा और जो आज तक आ रहा है यूसीसी नहीं बनने का कारण, दिस इज वन ऑफ द मेजर रोड ब्लॉक्स, अ डिसीजन विच वॉज टेकन इन 1951। In 1995 सरला मुद्गल केस, YV चंद्रचूड़ rightly remarked, a common civil code will help in strengthening the cause of national integration by removing conflicting interests. 2018 में जो हमारे नरसुअप्पा माली केस 1951 में कहा गया था, उसमें थोड़ा सा कुछ अवसर मिला कि हम पुनर्विचार करें। वो था यंग लॉयर्स, इंडियन यंग लॉयर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज सबरीमला केस। इसमें हाई कोर्ट ने आदेश सुनवाई की और आदेश देते हुए कहा कि पर्सनल लॉज का संविधान की धारा 13(1) को जो हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बाहर रखा है, वो आदेश युक्ति संगत नहीं है। इट इज नॉट
हारमोनियस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया। लेकिन 70 साल बीत गए हैं, अभी भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में ना ही ला पाए हैं। मैं बताना चाहूँगी आपको, 3 केसेस रखना चाहूँगी जो दिखाता है कि इस देश में क्यों हमको यूसीसी की ज़रूरत है। महिलाओं की बात करना चाहूँगी। पहला केस है शाहबानो केस। 1978, at the age of 62, she was divorced. Her husband was a lawyer, a renowned lawyer. He refused to give her maintenance. He says हम आपको सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस देंगे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है। उन्होंने कहा हम आपको केवल 3 महीने के देंगे। She went to court. The Supreme Court upheld the decision and said that Shah Bano needs to be given maintenance. But unfortunately, उस समय की जो राजनीति थी या उस समय के जो लोग थे, वो क्लेरिक्स के प्रेशर में आके उन्होंने उस जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको ओवर रूल करते हुए मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 पास किया और कहा कि मेंटेनेंस का पीरियड उतना ही रहेगा जितना मुस्लिम पर्सनल लॉ कहती है। आप किसी को भी तलाक 3 बार कह के तलाक दे सकते हैं। इसमें जब शायरा बानो जो 2002 में जिनकी शादी हुई, दहेज लिया गया, सब कुछ किया गया, महिला को पूरी जीवन भर उसकी जो शादी का समय था उसमें उसको प्रताड़ित किया गया, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बाद उनको 3 शब्द कह के तलाक दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट गई, उनको भी मिला, उनको ये कहा गया 2017 में, I'm going to read it, the Supreme Court held in 2017 that talaq-e-biddat was manifestly arbitrary and unconstitutional. 2019, the Prime Minister of India, Narendra Modi, enacted Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, which made talaq-e-biddat a criminal and punishable act. Sarla Mudgal, 1995. Husband was a Hindu, converted to Muslim and then married a Muslim. She protested and went to court. This court also said the second marriage was invalid. All these examples show that women were oppressed, discriminated against, and treated as second-class citizens. So it is extremely important that we think of UCC. यूसीसी क्या करना चाहता है? आज हिंदू विवाह कानून अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, पारसियों और ईसाइयों के लॉ अलग हैं। यूसीसी का मतलब एक है कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक तरह के नियम हो, धर्म आधारित कानून ना हो, पर एक सार्वजनिक कानून हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 मैंने आपको जैसे अभी बताया क्या है, इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इट सेज भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। क्या उद्देश्य है उसका? कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि समान नागरिक संहिता जो हमारा है उसका क्या मुख्य लक्ष्य है? B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो कल्पना करते थे कि महिलाओं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनके खिलाफ जो भेदभाव है उसको दूर करना है। वर्तमान में भारत की संरचना जो हो रही है वो नए भारत की ओर जा रही है। नए भारत संकल्प से सिद्धि की ओर जा रही है। हमारा जो प्रयास है उसके तहत हम सभी चाहते हैं कि देशवासी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय आदि से ऊपर उठकर देश के सामने एक समान कानून लागू करें, जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। UCC calls for formulation of one law to be made applicable to all the religious communities in the matter of marriage, divorce, inheritance, adoption, etc. In the 21st century, in this age of globalization and mass immigration, which country is not heterogeneous? The argument that India is a diverse country and therefore it needs different laws is specious. Marriage, adoption, inheritance, divorce, and maintenance need to be de-linked from religion. It is completely secular, temporal matter and has nothing to do with spirituality or theology.
all modern democracies around the world have gender and religion neutral personal laws. You haven't let me talk about Goa and Uttarakhand. Of course, the Goa minister is here. He will tell you how excellent their civil code is. Uttarakhand is doing excellent job. We have a young chief minister who is now talking of uniform civil code in Uttarakhand, and I'm heartily pleased to see a young politician going in the right direction. Congratulations to our chief minister. The government and society will have to work hard to build trust, or more importantly, make common cause with social reformers rather than religious consequences. With 55% of population under the age of 25, India is emerging as an entirely different society. These individuals will be future of India, and molding them in an environment that is equal for everyone is essential for India. They are shaped by universal and global principles of equality, humanism, modernism, and their social attitudes and goals. The concept of surrender of identity based on religion must be taken seriously if they are fully to commit to national progress. I conclude with Victor Hugo's quote, "No force on earth can stop an idea whose time has come." Ladies and gentlemen, Uniform Civil Code is such an idea. Namaskar, Jai Hind.